गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछली कक्षा में हमारे जो भारत के राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी हैं उनके संबंध में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे की ओर जो राष्ट्रीय दल 8 हैं, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज देखेंगे हम शेष जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको प्राय हिंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसकी मातृ पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस से 3 नेता पार्टी से निष्कासित किए गए थे। एक थे शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। इन तीनों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया और उस पार्टी का नाम रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस से निकाले गए इन तीनों नेताओं का मुख्य मुद्दा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों पर आसीन होने का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को होना चाहिए जो भारत के मूल नागरिक हो या जन्मजात भारत के नागरिक हो। इस पार्टी का जो मुख्य ध्येय था वो ध्येय ये था कि भारत के जो सर्वोच्च पद है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे जो पद हैं, उन पदों पर आसीन होने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को होना चाहिए, किसी विदेशी नागरिक को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले और तत्कालीन समय में सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता थी, तो इस वजह से फिर इनका विरोध करने पर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और तीनों ने मिलकर इस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। अब नई पार्टी के गठन के समय कहा गया कि ये मुद्दा हमारी राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने अपनी कि भाई सर्वोच्च पदों पर आसीन होने वाले व्यक्ति भारतीय ही होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय पहचान के तौर पर उन्होंने इस मुद्दे को जोड़ा। फिर पार्टी ने अपना एक राष्ट्रीय एजेंडा जिसमें 21 सूत्रीय उद्देश्यों को रखा, जिसमें उन्होंने ये मुख्य बातें रखी: भारतीय पहचान, भारतीय भावना और भारतीय प्रतिष्ठा को बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सामाजिक न्याय के संघर्ष को जारी रखना, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखना इत्यादि। इन महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने अपनी सहमति जताई कि हम इसमें विश्वास करते हैं, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और देश में इस प्रकार से स्थापना होनी चाहिए। ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। ये पार्टी इन्हीं महत्वपूर्ण एजेंडे पर चलेगी। तथा ये भी कहा गया, उस समय तत्कालीन समय में कहा गया था कि उनकी जो पार्टी है, मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, वो भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलेगी, मतलब इन दोनों ही पार्टियों से दूर रहेगी। पार्टी धर्मनिरपेक्ष दलों का बिल्कुल सहयोग करेगी और जिस समय ये पार्टी गठित की गई तो शरद पवार इसकी पार्टी के अध्यक्ष हुए तथा पीए संगमा और तारिक अनवर इसके महासचिव बने। अब इस नवीनतम पार्टी ने अपने जो लोकसभा आम चुनाव हुए उनमें विशेष करके, क्योंकि शरद पवार का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था, वहीं पीए संगमा पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में का प्रभाव था। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी ने महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में 4% से अधिक मत प्राप्त करके राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की अपनी जो शर्त थी वो पूरी कर ली। अतः 1999 के अंत में चुनाव आयोग ने इस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया। इसलिए 1999 से कंटिन्यू ये एक एनसीपी नेशनल पार्टी के रूप में जानी जाती है। फिर क्या होता है कि 14वीं 15वीं लोकसभा आते आते
इसकी दल की इस पार्टी की जो मूल नीति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और दल में विभाजन होता है। देखिए, व्यवहारिक राजनीति की बाध्यताएं दलों को अपनी मूल नीति में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर देती हैं। अब 2004 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर लागू हुई यही बात। 2004 तक आते आते शरद पवार ने इस विचार को अपना लिया कि हमारी पहली प्राथमिकता सांप्रदायिकता का विरोध है। ये बता दिया, अपने मूल सिद्धांतों अपने मूल एजेंडे से उन्होंने हटकर ध्यान किस तरफ केंद्रित किया कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो है सांप्रदायिकता का विरोध करना, और जो एनडीए है उसको सत्ता से दूर करना, सत्ताच्युत करना इनकी पहली आवश्यकता है और प्राथमिकता है। अतः विदेशी मूल के मुद्दे पर एक तरफ करते हुए उन्होंने, अब जो विदेशी मूल का जो मुद्दा था जो सोनिया गांधी को लेकर था, अब उन्होंने उसको एक तरफ कर दिया, दरकिनार कर दिया। अब उन्होंने ये कह दिया कि हमारा महत्वपूर्ण जो ध्यान केंद्रित है वो है सांप्रदायिकता का विरोध करना और एनडीए को सत्ता से बाहर रखना, अर्थात बीजेपी विरोधी हो गया। अब आप देखो, इन्होंने ये बात परिवर्तन करते, आमूलचूल परिवर्तन करते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया और शरद पवार द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण के कारण एनसीपी के संस्थापक तीनों राजनीति में से पीए संगमा एनसीपी से अलग हो गए और फिर चुनाव आयोग ने एनसीपी का उत्तराधिकारी शरद पार्टी को ही पार्टी के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, ये अलग हो गए इनसे। 15वीं लोकसभा चुनाव में शरद पवार और एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और लोकसभा के चुनाव है वो साथ में लड़े। एनसीपी कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में भागीदार बना और 16वीं लोकसभा के चुनाव इस पार्टी को बहुत बड़ी निराश होना पड़ा। कारण इनको केवल लोकसभा में 6 स्थान ही प्राप्त हुए और अब वो वर्तमान में जो एनसीपी है वो मूलतः हमारे जो महाराष्ट्र राज्य है वहीं पर केंद्रित है। तो देखिए, अब इस पार्टी का विभाजन ये हुआ कि पीए संगमा निकल गई। पीए संगमा 2013 में अलग हो गए एनसीपी से। ठीक है, इनका जो नीतिगत परिवर्तन किया था इससे ये प्रभावित हुए तो इन्होंने ये पार्टी से निकल गए। और जो तारिक अनवर थे, तारिक अनवर ने पुनः कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में संगठन में काम कर रहे हैं। अब एकमात्र शरद पवार ही एनसीपी के मुखिया बने हुए हैं और इनका जो प्रभाव है विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये आपने समझा कि हमारा जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया और समझा इस पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या था, कि लोगों ने मिलकर बनी थी और क्या इसका मुख्य एजेंडा है। अब इसी के साथ एक और पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो नवीनतम हमारा नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। देखिए, हमने पहले एनसीपी पढ़ा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाले तीनों नेताओं की हमने बात की। अब देखो 2013 में पीए संगमा अलग हो जाते हैं एनसीपी से और एक पार्टी का गठन करते हैं, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है, 2013 में। अब ये पार्टी 7 जून 2019 को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। 7 जून 2019 में नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मान्यता प्राप्त करता है। अब इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में है। इसका जो मुख्यालय है वो मणिपुर के इम्फाल में है, वहाँ इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो पीए संगमा के बेटे कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको देखना है कि नवीनतम जो राष्ट्रीय दल है, कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है वो है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो एनसीपी से अलग होकर पीए संगमा ने स्थापना की थी और इसका प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में इसका प्रभाव है। और यह 7 जून 2019 से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की है।
ठीक है, तो ये हमने समझा एनसीपी के साथ एनपीपी। अगला है हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जिसको बसपा कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी। देखिए इस पार्टी के ऐतिहासिक स्वरूप को देखें। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1984 अंबेडकर की जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल 1984 उत्तर प्रदेश में हुई। उस समय से लेकर अब तक इस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता रहे संस्थापक नेता काशीराम, उसके बाद में मायावती जी। ये इसके वर्तमान में मायावती जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काशीराम इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। काशीराम के अनुसार तत्कालीन समय उनका ये उद्देश्य था कि हमारा उद्देश्य सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उच्च जातियों के प्रभुत्व को समाप्त करना और दलितों को संख्या के अनुपात में सत्ता की भागीदारी दिलाना। ये इनका प्रमुख ध्येय था कि सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उच्च जातियों के प्रभुत्व को समाप्त करना इनका मुख्य ध्येय रहेगा। और जो दलित बिल्कुल वंचित हैं वर्ग है, इनको उनकी संख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी निभाना या दिलाना, ये इनका मुख्य ध्येय था। इस आधार पर इस बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया है, बसपा का। एक पार्टी के रूप में बसपा के पास न तो कुछ श्रृंखलाबद्ध सांगठनिक ढांचा है और न ही कोई संविधान। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी भी अन्य दल का जो एक संविधान होता है, एक पूरा सांगठनिक ढांचा होता है या किसी प्रकार के कोई एजेंडा, ऐसा कुछ इसका प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। दलितों को आरक्षण नहीं, अनुकंपा नहीं, वर्ण सत्ता में भागीदारी चाहिए, ये इनका मुख्य ध्येय था कि हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम किसी दया के पात्र नहीं है, हमको हमारे ऊपर दया कीजिए, ऐसा भी नहीं। हम केवल सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और भागीदारी हमें प्राप्त करनी है, ये इनका मुख्य ध्येय था। मूल बात यह है कि अब तक दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देकर उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन काशीराम ने इस वर्ग में शासक बनने की ललक पैदा कर दी। यानी दलितों और पिछड़ों को जो आरक्षण दिया था, इससे उनका जीवन स्तर, उनका काफ़ी कुछ बदलाव आया। लेकिन काशीराम का जो मुख्य ध्येय था, मुख्य लक्ष्य ये था कि दलित वर्ग को शासक वर्ग के रूप में कैसे लाया जा सके, शासक कैसे बनाया जा सके, इसके लिए इनका मुख्य उद्देश्य था। बसपा में चुनावी राजनीति के रूप में एक परिवर्तन आया। अब 1998 तक काशीराम और मायावती दलित हितों को पूरी प्रबलता के साथ नुमाइंदगी के अलावा स्वर्ण हिंदू वर्ग का खुला अपमानजनक विरोध करने में जुटे हुए थे। आप देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इनका मकसद ये था कि राजनीति में उच्च जातियों के प्रभुत्व को समाप्त करना और दलितों को सत्ता में भागीदारी दिलाना, ये इनका उद्देश्य था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि 1998 तक काशीराम और मायावती दोनों का मुख्य उद्देश्य था कि दलितों के हितों की पूरी प्रबलता के साथ उनकी एक नुमाइंदगी करें या फिर उनके हितों के लिए संघर्ष करें तथा स्वर्ण हिंदू वर्ग का अपमानजनक विरोध करना इनका तत्कालीन समय का उद्देश्य रहा। लेकिन 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 से लेकर आज तक काशीराम और विशेषकर मायावती ने स्वर्ण हिंदू वर्ग के प्रति खुले विरोध भाव को अब त्याग करना पड़ा। ये देखो सिंपल सी बात है कि आप एक जाति, समूह या संप्रदाय को लेकर आप राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपने राजनीतिक दल का निर्माण किया है तो आप सभी जाति, समुदाय, संगठन, धर्म को लेकर साथ चलें। एक अकेले समुदाय के आप राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए उनको एहसास हुआ कि अगर सत्ता पानी है, सत्ता में भागीदारी पानी है, तो हमें सभी समुदायों को, वर्ग को साथ लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये स्वर्ण हिंदू के प्रति जो खुला विरोध पहले करते थे, अब उस भाव को उन्होंने त्याग कर दिया और चुनाव अभियान में मायावती ने कहा कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे, सभी समाज हमारे साथ होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी, और संपूर्ण मानव जो हमारे भारतीय भूभाग में और
भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में जो रह रहे हैं और जो भारतीय नागरिक हैं, जहाँ जहाँ इस पार्टी का प्रभाव है वहाँ पर सभी समाजों को, सभी समुदायों को साथ लेकर चलकर इन्होंने अपना नारा बुलंद किया और विविध जातियों के मध्य जाति जोड़ो अभियान और भाईचारा अभियान चलाने की उन्होंने बात की। किसने? मायावती जी ने। तो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जाति बिरादरी समुदाय हैं उनमें आपस में एकता कायम करना, आपस में भाईचारा कायम करके सर्व समाज को साथ लेकर चलने की उन्होंने बात की। अब उन्होंने क्या कहा? 2005 में पार्टी ने तिलक, तराजू और तलवार, तिलक का तात्पर्य ब्राह्मण वर्ग, तराजू मतलब वैश्य वर्ग, व्यापारी वर्ग और तलवार मतलब क्षत्रिय वर्ग, इन तीनों जाति वर्गों को अपने निकट लाने के लिए अभियान चलाया और इसमें आंशिक रूप से वो सफल भी रही। पहले तिलक, तराजू, तलवार का विरोध किया जाता था, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं, हम अकेले किसी एक जाति के बल पर हम चुनाव में विजयी नहीं हो सकते, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर हमें राजनीतिक दल लेना है तो हम किसी प्रकार का संघर्ष का भाव नहीं पैदा कर सकते। हम सभी समाज को साथ लेकर चलेंगे तब हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए उन्होंने तिलक, तराजू, तलवार अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय वर्ग, इन सबको आपस में, सभी जातियों को आपस में मिलकर निकट लाने का काम किया। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया और सभी को साथ लेकर उन्होंने ये शुरुआत की। अब 1996-2010 तक बसपा ने अपनी राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि की। आपने देखा 12वीं लोकसभा चुनाव में इसने 5, 13वीं लोकसभा में 14, 14वीं में 19 स्थान, और यही पार्टी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त ठोस समर्थन प्राप्त हुआ। मई 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें से पार्टी ने 402 में से 206 सीट यानी विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार चलाई। वह उत्तर प्रदेश व अन्य सभी राजनीतिक दलों से ये बहुत ही आगे है और वर्तमान में पार्टी की सर्वोच्च और एकमात्र नेता कौन है? मायावती जी, और यही इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगली जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए, यह एक पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय दल रहा है, वेस्ट बंगाल का एक रीजनल पार्टी रही है और इसके प्रमुख नेता हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस दल की सबसे बड़ी झुंझारू नेता रही हुई है। मार्क्सवादी दल और पश्चिमी बंगाल की मार्क्सवादी सरकार का विरोध उनकी प्रमुख राजनीति का अंग रहा है। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी जिनका लंबे समय से पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर पर अपना शासन रहा है, इनका विरोध करना ममता बनर्जी का मुख्य ध्येय रहा। और ये विरोध तथा पश्चिम बंगाल के समस्त निर्धन जन का सही हित चिंतन इस दल का राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख बिंदु रहा है। मतलब वेस्ट बंगाल के जितने भी गरीब लोग हैं उनके हित साधने के लिए, उनके हितों की पूर्ति करने के लिए इस दल का महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम रहा है। ममता बनर्जी को इस बात से सदैव आक्रोश रहा है कि कांग्रेस दल का एक भाग मार्क्सवादी सरकार का आवश्यक सक्रिय विरोध नहीं कर रहा है। अब उनको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जितना विरोध करना चाहिए मार्क्सवादी पार्टी का, इतना विरोध नहीं कर पा रही है, इसलिए इनका कांग्रेस से इस बात का लेकर मनमुटाव रहा है। इस स्थिति में आप देखते हैं कि 1998 में प्रारंभिक दिनों में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अपना संबंध तोड़कर एक नई पार्टी की स्थापना की और वो थी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का उद्देश्य, नीति और कार्यक्रम एक सूत्रीय रहा है। वो ये था कि किसी प्रकार से वामपंथी मोर्चे और मार्क्सवादी दल को पश्चिम बंगाल से सत्ता से बिल्कुल बेदखल करना और राज्य में अपनी सरकार गठित करना, ये इनका मुख्य ध्येय रहा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ अर्थात भाजपा और कांग्रेस दोनों का सहयोग किया। 2007 में तृणमूल कांग्रेस को खास सफलता नहीं मिली, लेकिन 2008 में ममता के झुंझारूपन से अपना परिचय देते हुए कृषक वर्ग के हितों की रक्षा करने में एक सक्षम नेता के रूप में अपनी एक इमेज बनाई
और अब देखते हैं कि 15वीं लोकसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की एक इकाई के रूप में साथ में चुनाव लड़े और वेस्ट बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे ये वामपंथी जो किला है उसको बहुत बड़ा भारी आघात पहुंचाया। 14वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस को 1 स्थान प्राप्त था, जबकि 15वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस को 19 स्थानों के साथ तृणमूल सत्तारूढ़ कांग्रेस लंबे समय से एक प्रमुख सहयोगी दल के रूप में सहयोगी रहा। फिर 2011 के जो विधानसभा चुनाव हुए, तृणमूल कांग्रेस ने ममता दीदी के जुझारू नेतृत्व और कांग्रेस और कुछ अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन के आधार पर लड़े और भारी विजय प्राप्त की और ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है वर्तमान में भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा प्रभाव वेस्ट बंगाल में है और ये आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में टीएमसी शामिल है। तो ये हमने देखे भारत के 8 राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी जो भारत के नेशनल पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी।